नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूं एनवायरनमेंट साइंस के अति लघु उत्तर वाले क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से आपकी ज़रूर हेल्प होगी। कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन ज़रूर होगा जो आपको इस वीडियो से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे इकोसिस्टम भी कहते हैं, एक ऐसा समुदाय है जिसमें जीव जंतु यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट है और उनका निर्जीव पर्यावरण यानी कि जो अबायोटिक कंपोनेंट है, एक साथ मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इसमें जीवित प्राणी जैसे पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और फंगी और निर्जीव घटक जैसे मिट्टी, पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश शामिल होते हैं। ये सभी घटक आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और ऊर्जा तथा पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे एक संतुलन बना रहता है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। उदाहरण के लिए, एक जंगल एक पारिस्थितिकी तंत्र है जहाँ पेड़ पौधे, जानवर, नदियाँ और मिट्टी सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संकटग्रस्त प्रजातियाँ यानी कि जो एंडेंजर्ड स्पीसी होती है वो क्या होती है। दोस्तों, जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं उन जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियों को कहते हैं जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है और जिनके विलुप्त होने का खतरा बहुत अधिक है। इन प्रजातियों के अस्तित्व को बचाने के लिए विशेष संरक्षण उपायों की आवश्यकता होती है। इनके विलुप्त होने के मुख्य कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार हो सकते हैं। बाघ, एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन भारत में संकटग्रस्त प्रजातियों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों, जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वे ऊर्जा स्रोत हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लगातार और असीमित रूप से फिर से बन सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत। ये ऊर्जा के जो सोर्स हैं पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरी ओर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं वे उस प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं जो सीमित मात्रा में मौजूद हैं और एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं। इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल है। दोस्तों, अब हम जो प्रश्न पढ़ेंगे वो है, जल चक्र क्या है, वाटर साइकिल किसे कहते हैं। जल चक्र, जिसे वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी पर पानी अपनी अवस्था को बदलकर लगातार घूमता रहता है। इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं। पहला है जैसे कि वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन। सूर्य की गर्मी से नदियों, झीलों और महासागरों का पानी वाष्प बनकर हवा में उड़ता है। संघनन यानी कि कंडेंसेशन, यह वाष्प ठंडी होकर बादलों में बदल जाती है। फिर है वर्षा यानी कि प्रेसिपिटेशन, बादल में पानी की बूंदें जब भारी हो जाती है तो बारिश, बर्फ या ओले के रूप में ज़मीन पर गिरती है। अगला है संग्रहण यानी कि कलेक्शन, यह पानी फिर से नदियों, झीलों और महासागरों में जमा हो जाता है और यह चक्र चलता रहता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन क्या है। एसिड रेन या अम्लीय वर्षा वह वर्षा है जिसका पानी सामान्य वर्षा से अधिक अम्लीय होता है। यह मुख्य रूप से वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों के मिलने से होती है। ये गैसें कारखानों, वाहनों और जीवाश्म ईंधनों को जलाने से निकलती हैं। जब ये गैसें बादलों में मौजूद जलवाष्प के साथ मिलती हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 बनाती है। यही अम्ल बारिश के साथ ज़मीन पर गिरते हैं जिससे मिट्टी, पानी और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान होता है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे वन नाशन यानी कि डिफॉरेस्टेशन क्या है। वन नाशन, जिसे डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, बड़े पैमाने पर जंगलों को काटने या साफ करने की प्रक्रिया है। इसके मुख्य कारण कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, शहरीकरण, इमारती लकड़ी की मांग और खनन गतिविधियां हैं।
वन नाशन से पर्यावरण पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे मिट्टी का कटाव, जैव विविधता का नुकसान और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि। यह ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। दोस्तों, अब हम जो प्रश्न पढ़ेंगे वो है वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं, यानी कि एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं। एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं इस प्रकार। इसमें पहला है जीवाश्म ईंधनों का जलना। वाहनों, कारखानों और थर्मल पावर प्लांटों से निकलने वाला धुआं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। अगला पॉइंट है इसमें औद्योगिक उत्सर्जन। उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक गैसें और पार्टिकुलेट मैटर भी वायु को प्रदूषित करते हैं। कृषि गतिविधियाँ, उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग वायु में अमोनिया जैसी गैसों को छोड़ता है। अगला पॉइंट है जंगल की आग और धूल। प्राकृतिक कारणों से भी वायु में प्रदूषण बढ़ सकता है, जिसमें कि जंगल की आग और धूल शामिल है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही लगातार वृद्धि को दर्शाता है। इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की बढ़ती मात्रा है, जो सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के वायुमंडल में रोक लेती है। इन गैसों का उत्सर्जन मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जलाने, वननाशन और औद्योगिक गतिविधियों से होता है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, बर्फ का पिघलना और समुद्री जल स्तर में वृद्धि जैसे गंभीर पर्यावरणीय परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन, जिसे चिपको मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, 1970 के दशक में भारत में शुरू हुआ एक प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था। इसकी शुरुआत उत्तराखंड, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई थी। इस आंदोलन में गांव की महिलाएं और पुरुष पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए उनसे चिपक जाते थे। इसका उद्देश्य वनों की कटाई का विरोध करना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना था। इस आंदोलन ने भारत और दुनिया भर में पर्यावरण आंदोलनों को प्रेरित किया। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे 1987 में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों, यानी कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे, यानी कि ओडीएस है, इनके उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जो CFCs हैं, और अन्य रसायनों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत को बचाना था। यह प्रोटोकॉल आज तक का सबसे सफल पर्यावरण समझौता माना जाता है, क्योंकि इसने ओजोन परत को ठीक होने में मदद की है। दोस्तों, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा तो क्या किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। यानी कि यह क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि ओजोन परत को बचाने के लिए 1987 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और अन्य रसायन हैं उनको हमने क्या करना है, चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देना है, जिससे कि हमारी ओजोन परत बच सके। क्योंकि दोस्तों, अगर ओजोन परत को नुकसान होता रहेगा तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उसके हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे, और फिर दोस्तों हमको कई प्रकार की डिजीज़ हो सकती हैं, जिसमें कि स्किन डिजीज़ भी शामिल हैं। अब हम पढ़ लेते हैं भूकंप, यानी कि अर्थक्वेक क्या है। भूकंप, जिसे अर्थक्वेक भी कहते हैं, पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने को कहते हैं। यह मुख्य रूप से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने, टकराने या एक दूसरे से दूर जाने के कारण होता है। इस हलचल से उत्पन्न ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती हैं, जिससे ज़मीन पर कंपन महसूस होता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। भूकंप से इमारतों को नुकसान, भूस्खलन और सुनामी जैसी आपदाएं भी आ सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको एनवायरनमेंट साइंस के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। हो सकता है कि इसमें से कई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो भी टॉपिक यहाँ पे समझाए वो आपको सभी समझ में आ गए होंगे। और अगर आपकी आज की हमारी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।